बांग्लादेश में जब मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी तो इसके पीछे अमेरिका का हाथ माना गया था। अब इस सरकार की विदाई में भी अमेरिका का ही सबसे बड़ा किरदार होने वाला है। ऐसा क्या हो गया कि यूनुस सरकार अमेरिका की आंखों में बस कुछ ही महीनों में चुभने लगी है? इसकी सबसे बड़ी वजह है यहां 20 जनवरी को होने जा रहा सत्ता परिवर्तन, यानी कि अमेरिका में होने जा रहा सत्ता परिवर्तन। आज से ठीक 6 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, यानी आने वाले सोमवार से इस देश की सत्ता पर रिपब्लिकन पार्टी काबिज हो जाएगी और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन की सरकार विदा हो जाएगी। और इसके साथ ही बांग्लादेश से यूनुस सरकार की विदाई की भी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो बाइडेन की डेमोक्रेट पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप यूनुस को जाहिर सी बात है बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन पसंद और नापसंद से बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के ठीक 15वें दिन बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन और पार्टी प्रमुख बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को वॉशिंगटन बुलाया है। ट्रंप प्रशासन ने तारिक रहमान समेत बीएनपी के कुछ और नेताओं को भी बुलाया है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में यूनुस सरकार के विकल्प पर बात होगी, यानी कि अगर यूनुस नहीं तो कौन। साथ ही बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव के लिए अंतरिम सरकार पर दबाव बनाने का फैसला भी हो सकता है। 5 और 6 फरवरी 2025। क्या इन दोनों दिनों में ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की सत्ता से विदाई पर अंतिम मोहर लग जाएगी? क्या बांग्लादेश की सत्ता में यूनुस और उनकी मंडली के दिन बस गिनती के रह गए हैं? क्या जिस तरह से यूनुस और उनके सलाहकारों की ताजपोशी हुई, अब उसी तरह से इनकी रुखसती की तारीख भी तय हो चुकी है? तो चर्चा गर्म है कि अगले महीने के पहले हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुस्तकबिल तय कर देंगे। क्योंकि 5 और 6 फरवरी 2025 के दरमियान ट्रंप सरकार की बांग्लादेशी पॉलिटिकल पार्टी बीएनपी के 3 बड़े नेताओं से मुलाकात होने वाली है। ये नेता हैं बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी प्रमुख खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम और पार्टी की स्थायी समिति के नेता आमिर खुसरो महमूद चौधरी। बीएनपी के ये तीनों कद्दावर नेता अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में होने वाले नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में हिस्सा लेंगे, जिसका औपचारिक न्योता भी इन्हें मिल चुका है। वैसे तो हर साल फरवरी महीने के पहले गुरुवार को होने वाले नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट की मेजबान अमेरिकी संसद है, लेकिन संसद में बहुमत और सरकार में ट्रंप के आने के बाद इस मीटिंग में उन्हीं की छाप रहने वाली है। कहने को तो इसमें 100 से ज्यादा देशों के 3,500 से ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। लेकिन दुनिया की नजरें बीएनपी नेता तारिक रहमान और ट्रंप प्रशासन की मुलाकात पर टिकी होंगी, क्योंकि इस दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विकल्प पर कोई ठोस फैसला हो सकता है। साथ ही यहां जल्द से जल्द चुनाव पर भी ट्रंप प्रशासन अपना रुख जाहिर कर सकता है। ऐसे में अभी से ही यूनुस सरकार में खलबली मच गई, क्योंकि जितनी जल्दी चुनाव होंगे उतनी जल्दी सत्ता से यूनुस की विदाई भी हो सकती है। ये बात दुनिया जानती है कि मोहम्मद यूनुस डेमोक्रेटिक पार्टी के करीबी है, जिसका सबूत 25 सितंबर 2024 की ये तस्वीरें हैं, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर यूनुस और बाइडेन के बीच गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई थी। इसी अमेरिकी यात्रा में यूनुस ने क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में भी हिस्सा लिया था और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से अपने पुराने और पक्के रिश्ते को याद किया था। यही वजह है कि यूनुस से ट्रंप खार खाते हैं। 2016 के चुनाव के बाद जब ट्रंप ने पहली बार सत्ता संभाली थी तो व्हाइट हाउस में बांग्लादेश के एक डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की थी। तब ट्रंप ने यूनुस के बारे में उस डेलीगेशन से तल्ख सवाल भी किए थे। उन्होंने कहा था कि वो ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहां है? मैंने सुना है कि वो मुझे इलेक्शन में हारते हुए देखना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने डोनेशन भी दिया है। ये तो हुई पुरानी बात। नई बात यह है कि ट्रंप के दोबारा जीतने पर यूनुस ने इसकी तुलना सूर्य ग्रहण और ब्लैक डे से की थी। ट्रंप ने इस बार के राष्ट्रपति चुनाव से पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के लिए यूनुस सरकार की तीखी आलोचना भी की थी। इन सारी बातों को देखते हुए साफ है कि ट्रंप प्रशासन बांग्लादेश की सत्ता में
यूनुस को किसी सूरत में देखना पसंद नहीं करेगी। ऐसे में मुमकिन है कि अगले महीने ही बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन पर प्रेसिडेंट ट्रंप के अंतिम फैसले का ऐलान हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। देखिए ना, 5 अगस्त को जब शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया था तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मोहम्मद यूनुस और खालिदा जिया एक साथ खड़े हैं, एक ही तरफ है। लेकिन अब यूनुस सरकार पर बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराने का दबाव बढ़ाने वाली सबसे बड़ी BNP ही है। वही BNP जो शेख हसीना के देश छोड़ने और उनकी पार्टी अवामी लीग के मुकदमेबाजी में फंसने के बाद सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार है, यानी कि खालिदा जिया की BNP। हालांकि यूनुस सरकार का इरादा चुनाव में देरी का है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दिन सत्ता का सुख भोग सके। लेकिन अब BNP ने अंतरिम सरकार को अगस्त तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया है, जबकि मोहम्मद यूनुस चुनाव सुधारों के बाद इस साल के अंत से पहले चुनाव की संभावना को खारिज कर चुके हैं। कुछ इंटरव्यूज तो ऐसे हैं जहां उन्होंने ये भी कहा है कि हमें 3 से 4 साल की मोहलत चाहिए। लेकिन BNP का कहना है कि बांग्लादेश में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश हित में जल्द चुनाव बेहद जरूरी है, यानी कि BNP ने सीधे सीधे यूनुस सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतरिम सरकार को देश की स्थिति सुधारने में नाकाम बताया है, जबकि यूनुस सरकार बांग्लादेश में बदलाव और सुधार लाने के दावे कर रही है। दरअसल बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना ने गद्दी छोड़कर भारत में शरण ली तो BNP को सत्ता में वापस आने की उम्मीद दिखी। लेकिन कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के समर्थन से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब उनके जरिए जमात अपना एजेंडा चला रही है और BNP खाली हाथ है। इस बीच BNP प्रमुख खालिदा जिया इलाज के लिए लंदन में है, जहां पिछले 16 साल से उनके बेटे तारिक रहमान निर्वासन में है और अब अगले महीने की 5 और 6 तारीख को रहमान ही वॉशिंगटन जाने वाले हैं। ऐसे में खबर तो ये भी है कि ट्रंप प्रशासन यूनुस को सत्ता से बेदखल करने के लिए खालिदा जिया और शेख हसीना में दोस्ती कराने की कोशिश कर रही है, सुलह कराने की कोशिश कर रही है। क्या ये संभव है? अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश की राजनीति कितनी बदल जाएगी? इसे आप डिप्लोमेसी एक्सपर्ट से सुनिए। मेरा विचार है, ये मेरा मानना है, और ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ ये मेरे कुछ मित्र हैं, अवामी लीग से भी हैं, BNP से भी, बांग्लादेश में भी हैं, यूरोप में भी हैं, अमेरिका में। वो कह रहे हैं वाई कांट वी कम टुगेदर, हम दोनों इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते, हमें पॉलिटिकल सिस्टम लाना है। और ये बेवकूफ़ कहता है कि 4 साल से पहले तो मैं कुछ करूंगा नहीं। अगर आप अपने ही पहलों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो तो फिर कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसको पॉलिटिक्स आती नहीं है। ये ग्रामीण बैंक चलाया था, वो भी ठप हो गया था, शेख हसीना ने ले लिया था, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मेरा मानना है कि ये दोनों जो है मिलेंगी और उनका मकसद होगा, जिस तरह से BNP और स्टूडेंट्स ने बाहर निकाल दिया था शेख हसीना को, अब शेख हसीना और बेगम खालिदा जिया मिलके मोहम्मद यूनुस को वहां से अलविदा कह देंगी। खालिदा जिया और शेख हसीना के हाथ मिलाने की खबर से यूनुस सरकार, ये जाहिर सी बात है कि परेशान रहेगी। ऐसे में अब शेख हसीना के खिलाफ अंतरिम सरकार ने मुकदमेबाजी का एक नया दौर शुरू कर दिया है। उनके खिलाफ पहले से ही नरसंहार का मुकदमा चल रहा है। इसी केस में भारत सरकार से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग भी की गई है। और अब बांग्लादेश के एंटी ग्राफ्ट कमीशन ने ढाका के करीब बेशकीमती जमीन हड़पने के आरोप में पूरे हसीना परिवार को आरोपी बना दिया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में शेख हसीना के अलावा अमेरिका में रह रहे उनके बेटे साजिब वाजिद, उनकी बेटी और WHO की साउथ ईस्ट एशिया चीफ साइमा वाजिद, शेख हसीना की बहन शेख रेहाना और शेख रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीक, इन सबको आरोपी बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि ट्यूलिप सिद्दीक ब्रिटिश नागरिक ही नहीं है, वो लेबर पार्टी से सांसद और मौजूदा सरकार जो ब्रिटेन में है उसमें एंटी करप्शन मिनिस्टर भी हैं। बांग्लादेश की सरकार ने अब लेबर सरकार को कहा है यूके में कि आप ट्यूलिप सिद्दीकी को पहले तो बर्खास्त कीजिए अपनी सरकार से और फिर उनके खिलाफ जांच भी बैठाइए। चूंकि शेख हसीना सरकार के दौरान बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हमेशा बेहतर रहे, लेकिन अब जब से यूनुस सरकार के हाथ में इस देश की बागडोर आई है तब से ही वो भारत से पक्के और पुराने रिश्ते तोड़ने पर पूरी तरीके से आमादा दिख रही है। इसकी ताजा मिसाल आपके सामने है, वो है बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमा विवाद।
वो विवाद जिसका यूनुस सरकार का घरेलू संकटों और हिंदुओं पर जारी हमले से दुनिया का ध्यान भटकाना ही मकसद है। दरअसल बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत समझौते के मुताबिक कटीले तार की बाड़ लगा रही है। ये समझौता काफी पहले हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में, लेकिन अब बांग्लादेश ने अपनी बॉर्डर फोर्स यानी कि BGB के जरिए इसमें अड़ंगा डालना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, बीते रविवार को तो बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त को ही तलब कर दिया और बाड़बंदी पर आपत्ति जताई। ऐसे में कल यानी कि सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बांग्लादेश के एक्टिंग हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को तलब किया और आपसी समझौते की याद दिलाई। दरअसल दोनों देशों में करार के मुताबिक BSF बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ेबंदी कर रही है। इसके लिए बाकायदा बांग्लादेशी BGB को पहले सूचना दी जाती है। दोनों देशों की 4156 किलोमीटर लंबी सीमा में से 3271 किलोमीटर पर बाड़ लगाई जा चुकी है, लेकिन बांग्लादेश में यूनुस सरकार के आते ही भारत के इस काम में रोज रोज कभी एक हफ्ते में एक बार, कभी एक हफ्ते में 2-3 बार ये रोक टोक की जाने लगी। हद तो ये है कि यूनुस सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार जहांगीर आलम समझौते की समीक्षा की बात कहने लगे हैं, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि सीमा पार से तस्करी और अपराध को रोकने के लिए इस बाड़बंदी का काम जारी रहेगा, क्योंकि ये समझौता पहले से ही किया हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश को भी द्विपक्षीय समझौते का सम्मान करना चाहिए, लेकिन लगता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपना रुख बदलेगी। वैसे रुख बदले ना बदले, सरकार बदलने की संभावना जरूर बढ़ गई है, क्योंकि अब यूनुस सरकार अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है। आपको याद होगा कि शेख हसीना की विदाई के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले किए गए, उनके घर, दुकान और मंदिर पर निशाना लगाया गया, हिंदुओं की हत्या भी हुई। इस पर भारत समेत दुनिया के कई देशों ने कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने इन हमलों को मानने से ही इनकार कर दिया। इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई घटना बता दी गई, मगर अब बांग्लादेश पुलिस की रिपोर्ट में सच उजागर हो गया है। बांग्लादेश में 5 अगस्त से 8 दिसंबर तक हिंदू अल्पसंख्यकों पर 2200 हत्या और हमले की घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये खुद बांग्लादेश पुलिस के आंकड़े हैं और पुलिस ने ही इनमें से 1769 घटनाओं की जांच की बात कबूल की है। बांग्लादेशी पुलिस इनमें से 1415 घटनाओं की जांच पूरी कर चुकी है, जबकि 354 मामले की जांच अभी जारी है। जांच के दौरान 1415 घटनाओं में से 1254 मामलों के सबूत भी सामने आए हैं, जबकि 161 मामलों में सबूत की कमी थी। बड़ी बात यह है कि 1254 मामलों में से 1234 यानी कि 98% मामले राजनीति से प्रेरित थे, जबकि 20 मामले सांप्रदायिक थे। साफ है कि बांग्लादेश पुलिस की इस रिपोर्ट ने मोहम्मद यूनुस को ही गलत साबित कर दिया है। वैसे तो कई ऐसे ह्यूमन राइट्स संगठन हैं जो कह रहे हैं कि जिन लोगों पर हमला किया गया है उनके धर्म की वजह से वो कहीं ज्यादा है, पर इन आंकड़ों को मान भी ले तो कम से कम 20 ऐसे लोग हैं जिनको उनके धर्म की वजह से निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश पुलिस की इस रिपोर्ट पर भारत सरकार ने एक बार फिर यूनुस सरकार को आईना दिखाया। ये साफ संदेश दिया कि राजनीतिक प्रेरणा किसी भी हत्या को कैसे उचित ठहरा सकती है। इससे अंतरिम सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। इसी बीच अब पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता जताई है और बांग्लादेश को इसके गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। मेरे वक्तव्य के बाद में हिंदुओं ने सड़कों पर उतरना प्रारंभ किया या नहीं? अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। कहीं हिंदुओं की भी, क्रिश्चियनों की भी त्योरी चढ़ गई तो मुसलमानों का क्या होगा? अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है, अपनी सर पे कुल्हाड़ी मारने के समान। देखिए, कर्मों का फल हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। अब यूनुस सरकार की सरकार रहे, मोहम्मद यूनुस की सरकार रहे या जाए, पर कम से कम जो अभी तक समझौते बाड़बंदी को लेकर के भारत के साथ हुए हैं, उनको कम से कम उनकी तो परवाह करनी ही चाहिए।